हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज ऑफ लर्नो हब। तो मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 या फिर हमारे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ओके, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट एड ऑन का दूसरा वीडियो। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग पहले वीडियो में जो भी चीजें कवर की थी उसके बाद वाले जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स वाला टॉपिक, उसको हम लोग एकदम एक्सटेंसिवली कवर करेंगे अच्छे से। उसमें से भी कौन सा टॉपिक्स डिटेल में पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक्स डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वो मैं बताऊंगा अगले स्लाइड में। पर आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज पहला वाला वीडियो भी देख लीजिए, ताकि आपके पीरियोडिक टेबल के बारे में जो भी बेसिक आइडिया है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग कैसे हमारे पीरियोडिक टेबल तक पहुंचे, पीरियोडिक टेबल की रचना कैसे की गई है, वो सब सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, मोस्टली आपको उन चीजों में अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो वो भी आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, पर उससे पहले आपको चैप्टर को पढ़ना है खुद से थोड़ा, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, क्योंकि मैंने क्विकली गो थ्रू किया है उस वीडियो से और उन चीजों पर ज्यादा फोकस किया है जिन चीजों में शायद आपको दिक्कत आ जाए समझने के लिए। ओके, तो आप बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। अब जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो किन चीजों पर डिपेंड करती है, ये आपको थोड़ा समझना है, याद रखना। ओके, सबसे पहले ये शेल नंबर या फिर रेडियस पर डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ेगा, ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, रेडियस ही बढ़ रहा है ना, राइट। ऐसे रेडियस बढ़ रहा है तो शेल नंबर बढ़ रहा है, या फिर रेडियस बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर दूर जा रहा है। दूर दूर जा रहा है तो न्यूक्लियस का जो इन्फ्लुएंस है इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर वो कम कम हो रहा है। अगर न्यूक्लियस का होल्ड कम कम हो रहा है तो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो कम कम लगेगी, राइट। इसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी लग रही है उससे कम इसको निकालने के लिए लगेगी, उससे कम इसको निकालने के लिए लग रही। तो क्या हो रहा है, जैसे कि शेल नंबर बढ़ रहा है या फिर रेडियस बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, कम कम एनर्जी लग रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। कम कम एनर्जी मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट। जो एनर्जी लगती है निकालने के लिए उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। कम कम लग रही है मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ओके, तो इट डिक्रीजेस व्हेन शेल नंबर और रेडियस इंक्रीजेस। ओके, डिक्रीजेस व्हेन शेल नंबर और रेडियस इंक्रीजेस। सिंपल सा लॉजिक है, देखो ऐसे याद रखना। दूसरी चीज किस पर डिपेंड करती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर। अब देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ओके, तो इलेक्ट्रॉन क्लोजर 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 आएगा। तो क्लोजर क्लोजर आएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा ज्यादा लगेगी, क्योंकि देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो सबसे पहली बात, इसका मतलब न्यूक्लियस अब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा स्ट्रांगली खींच रहा है। तो जैसे ज्यादा 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 स्ट्रांगली खींचते जाएगा तो उतना ही डिफिकल्ट होगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस तो और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा स्ट्रांगली पकड़ रहा है ना, तो उतना ही डिफिकल्ट होते जाएगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। डिफिकल्ट मतलब और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, ज्यादा लग रही है, करेक्ट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है, सिंपल सी बात। ओके, इंक्रीजेस व्हेन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ओके, अब हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है। ऐसा क्यों भाई, देखो जब सपोज मैंने पी ब्लॉक वाला एलिमेंट का एग्जांपल लिया, NH2NP3, ओके, तो यहां पर मैं इनर्ट गैस लिख रहा हूं, कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3 है। ओके, तो NH2 तो ठीक है चलो, पर ये जो NP वाला जो ऑर्बिटल्स है, NP के ऑर्बिटल्स, ओके, ये ऐसे होते हैं, करेक्ट। इनमें 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 2 3, तो ये कंप्लीट, तो ये हाफ फील्ड है। और ऐसे हाफ फील्ड वाले कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं ना वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ओके, तो ज्यादा स्टेबल है तो ये जो एटम्स होंगे ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में, ये चाहेंगे नहीं कि यार हमारा एक इलेक्ट्रॉन चला जाए। तो ये चाहेंगे नहीं ना, तो ये बहुत दिक्कतें तैयार करेंगे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो दिक्कतें तैयार करेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट हो रहा है मतलब एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है, इसीलिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है मतलब एनर्जी क्या होती है, वो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, देखो मोर। ओके, हाफ फील्ड के लिए, वैसे ही फुल्ली फील्ड के लिए भी, फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस तो स्टेबल होते हैं, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन xenon रेडॉन। फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस स्टेबल है एकदम, चुपचाप बैठेंगे, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे एटम्स में से भी इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब महाभयंकर डेंजर काम। ओके, तो ऐसे एटम्स में से भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। उसी एनर्जी को कहते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगती है।
फॉर फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे है, वो डिपेंड करता है ऐसे ऑर्बिटल्स पर भी जिनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा रहा है। ओके, तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओके सेम होगा, मतलब अगर हम लोग इसी पर्टिकुलर शेल की बात कर रहे हैं, जैसे कि सपोज सेकंड शेल की बात कर रहा हूं मैं, ओके, तो उस सेकंड शेल में जो एस पी ओके डी तो नहीं होता है, पर एस पी ओके, ये जो दो ऑर्बिटल्स है, या फिर अगर मैं थर्ड शेल की बात करूं ओके, तो थर्ड शेल में एस पी और डी ऑर्बिटल्स होते हैं ओके, या फिर फोर्थ शेल की बात करूं ओके, तो फोर्थ शेल में एस पी डी और एफ ऑर्बिटल्स भी होते हैं ओके। तो अगर बात किया जाए पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, जैसे कि 4 लिया मैंने सपोज, तो उसमें जो भी ऑर्बिटल्स है एस पी डी एफ ओके, तो एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है देन पी ओके, पी में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है देन डी, डी में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है देन एफ ओके। ये चीज हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ी है ओके। पेनिट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं इसको। एस वाला जो ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के करीब ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इसीलिए इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा करीबी होता है उनका रिलेशन न्यूक्लियस के साथ। पी वालों का थोड़ा सा कम करीबी होता है एज कंपेयर टू एस, डी वालों का और थोड़ा कम करीबी होता है रिलेशन एज कंपेयर टू पी, एफ वालों का और थोड़ा कम करीबी होता है रिलेशन एज कंपेयर टू एफ ओके। तो ये जो ऑर्डर है इनकी करीबी रिलेशनशिप की वजह से ओके, इनको निकालना इसी ऑर्डर में आसान होते जाता है ओके। तो एस में से निकालना इलेक्ट्रॉन मुश्किल है, पर उससे आसान है पी में से इलेक्ट्रॉन निकालना, उससे आसान है डी में से इलेक्ट्रॉन निकालना, उससे आसान है एफ में से इलेक्ट्रॉन निकालना। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो रहा है तो मतलब कम कम एनर्जी लग रही है ओके, कम कम एनर्जी लग रही है मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम कम हो रही है। तो एस पी डी और एफ अगर मैं लिखूंगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम कम लग रही है, तो कम कम कम, तो ये ऑर्डर में आयोनाइजेशन एनर्जी लगती है, देखो ओके, कम 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 एसपीडीएफ ओके। क्लियर हो गई बात। अब इन फैक्टर्स को हम लोग थोड़ा समझ लिए राइट, तो इन फैक्टर्स से ही हम ट्रेंड्स को समझेंगे। देखो अब ट्रेंड्स की बात कर रहे तो मैंने बोला एस और पी ब्लॉक की ही बात करेंगे, एक्सेप्शंस में घुसेंगे नहीं, मतलब डी और एफ में नहीं घुसेंगे इतना। तो एस और पी में क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को ओके, जैसे हम लोग अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, हम लोग ने क्या पढ़ा है ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसका मतलब न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है फॉर द इलेक्ट्रॉन्स वो ज्यादा होते जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ओके, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा एनर्जी मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लग रही है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। खत्म, क्यों हो रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है इसीलिए। सेम वे डाउन द ग्रुप हम लोग जब जाएंगे तब क्या होता है ओके, शेल का नंबर बढ़ता है तो साइज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो हम लोग ने देखा था ना राइट, कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम लगेगी, करेक्ट। दूर जा रहा है इसलिए न्यूक्लियस से उतना होल्ड नहीं होगा न्यूक्लियस का, कम होल्ड होते जाएगा, कम एनर्जी लग रही है मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है ओके, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर हो गई बात। अब ये जो ट्रेंड है ना अक्रॉस द पीरियड वाला, डाउन द ग्रुप वाले में एक्सेप्शंस है, पर वो हम लोग इसमें नहीं देखेंगे ओके, इस चैप्टर में, वो हम लोग आगे के एस ब्लॉक पी ब्लॉक में देख लेंगे, मतलब पी ब्लॉक में देख लेंगे। अब अक्रॉस द पीरियड में जो एक्सेप्शंस है, फर्स्ट और सेकंड पीरियड में एकदम, सेकंड और थर्ड पीरियड में एकदम जम के एक्सेप्शंस भरे हुए ओके। तो ये है सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स, दिख रहा है आपको, ये है थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स ओके। एक्सेप्शंस क्या है देखो, हम लोग ने क्या पढ़ा है, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होना चाहिए। तो आइडियली जो भी ऑर्डर है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ओके नियॉन, तो ऑर्डर कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। इंक्रीज हो रहा है मतलब देखो ऐसे इंक्रीज, पर एक्चुअल में ऑर्डर कैसा दिखता है हमें, या फिर एक्चुअल में होता क्या है, गड़बड़ियां होती है दो जगह पर। ये बेरिलियम बोरॉन थोड़ा सा गड़बड़ कर देते और ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन थोड़ा सा गड़बड़ कर देते ओके। सेम ही होता है इस थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स के साथ भी। अगर मैं देखूं तो आइडियली होना चाहिए एज पर हमारा ट्रेंड ओके, जनरल ट्रेंड जो है उसके हिसाब से होना चाहिए सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन। तो अब आइडियली क्या होना चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीज, पर होता क्या है देखो, ये गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पर भी, जैसे बेरिलियम बोरॉन करते हैं वैसे ही मैग्नीशियम एल्यूमिनियम कर रहे हैं ओके, जैसे ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन कर रहे हैं वैसे ही फॉस्फोरस सल्फर कर रहे हैं। अब क्या गड़बड़ हो रही है उसको समझते हैं ओके। तो ये बेरिलियम बोरॉन और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ना सेम टाइप की गड़बड़ करते हैं ओके, सेम टाइप की गड़बड़। क्या गड़बड़ करते हैं ये देखो, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अगर हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, और बस वो लास्ट वाली चीज जो पेनिट्रेशन इफेक्ट थी हम लोग ने पढ़ी थी उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो देखो बोरॉन
और बेरिलियम में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो बेरिलियम है 1s2, ओके, 2s2, करेक्ट, 4। बोरॉन है 5, तो 1s2, 2s2, 2p1। तो अब मैंने क्या बोला था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा। देखो 2 और 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, मतलब सेम शेल में है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो दिक्कत होती है, ओके, वो s में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू p, करेक्ट, s में ज्यादा होती है, इसीलिए ज्यादा एनर्जी s में लगेगी, ओके, s ऑर्बिटल में से निकालने के लिए लगेगी देन कंपेयर टू p, तो ज्यादा एनर्जी s से लगेगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी उस एटम की ज्यादा होगी जिसमें s से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एज कंपेयर टू p। तो s में से किस में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, बेरिलियम में से निकल रहा है, तो इसीलिए बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बोरॉन, क्योंकि इसमें से p में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। क्लियर हो गई बात? ये था गड़बड़ जो बेरिलियम बोरॉन में हो रहा है। सेम गड़बड़ होता है एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में भी। अब देखो मैग्नीशियम में आप देखोगे तो इनर्ट गैस को छोड़ने के बाद थर्ड शेल में 3s2 होता है, ओके, और यहां पर एल्यूमिनियम में होता है 3s2, 3p1। तो सेम यहां पर भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, ओके। तो एक्सेप्शनल बिहेवियर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, तो एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एज कंपेयर टू पी। एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो इसका मतलब एस में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी एज कंपेयर टू पी। इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लग रही है एज कंपेयर टू पी, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लग रही है एज कंपेयर टू पी। तो देखो मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है देन एल्यूमिनियम, तो इसलिए ऑर्डर में अदला बदली हो जाती है, ओके। लिथियम के बाद बेरिलियम और फिर बोरॉन नहीं आता, बोरॉन और फिर बेरिलियम आता है। देखो बोरॉन की कम है देन बेरिलियम, तो बोरॉन की हो जाती है कम देन बेरिलियम, ओके। तो इसके लिए अब देखो यहां पर एल्यूमिनियम की कम हो जाती है मैग्नीशियम से, एल्यूमिनियम की कम हो जाती है मैग्नीशियम से, ओके। उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर से सिलिकॉन, ओके। अब यहां पर भी देखो फिर से कार्बन, ओके। तो देखो लिथियम बेरिलियम बोरॉन में गड़बड़ हो गई, ओके। यहां पर सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में गड़बड़ हो गई, पर फिर बाद में कार्बन सिलिकॉन लाइन में आ जाएंगे ये लोग, ओके। ये नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करेंगे, ओके। मतलब बोरॉन और जो बेरिलियम और कार्बन है और मैग्नीशियम और सिलिकॉन है, देखो बेरिलियम और कार्बन, मैग्नीशियम और सिलिकॉन, ये नॉर्मल ट्रेंड ही फॉलो करेंगे, ओके। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज बढ़ती जाएंगी। पर फिर से ओके यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन, सिलिकॉन और सल्फर, ये यहाँ पर फिर से क्या होगा, देखो ऑक्सीजन नाइट्रोजन में फिर से गड़बड़ होगी, फास्फोरस सल्फर में फिर से गड़बड़ होगी। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रही है देखो, ओके, इसको समझ। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, ओके। तो नाइट्रोजन में देखो हीलियम, ओके, 2s2, 2p3, यहाँ पर हीलियम 2s2, 2p4। तो यहाँ पर 2s2 को छोड़ दो, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे 1 2 3। यहाँ पर 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3। अब इसके दो अलग अलग रीजन है, आप दोनों में से कोई भी आपको अच्छा लग रहा है वो याद रखो, दोनों भी याद रखो, अच्छी बात तो ये दोनों भी याद रखो। देखो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है हर एक ऑर्बिटल में, इसमें क्या हो रहा है 2p4 है, सॉरी, हाँ। तो इसमें क्या हो रहा है, किसी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए। अब इस एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर एक एक डिब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन मस्त आराम से रह रहा है, ओके। ये सिंगल शेयरिंग में रह रहे हैं, ये डबल शेयरिंग में रह रहे, तो डबल शेयरिंग में थोड़ा सा रिपल्शन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिपल्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में, ऐसे। तो इसीलिए यहां से अब देखो इलेक्ट्रॉन जब निकल रहा है, ओके, ऑक्सीजन से, तो इसमें से निकलेगा 2p4 में से निकलेगा, सबसे पहले 2p4 में से इसमें से निकलेगा, ये वाला निकलेगा, ओके। ये वाला निकलेगा, तो ये वाला निकलेगा, तो ऑलरेडी यहां पर देखो रिपल्शन है, तो इसको निकलने के लिए आसानी होगी थोड़ी। ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा गुस्साई कर रहे हैं ना, तो इसीलिए इसको निकालने के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो आसानी हो जाएगी एज कंपेयर टू इसको, जिसमें देखो यहां पर ये तो बेचारे एक एक डिब्बे में एक एक बैठा हुआ है, तो ये लोग खुशी है, तो इनको निकलने की कोई मतलब ऐसी हड़बड़ी नहीं है। तो इसके कंपैरिजन में इसको निकलने आसान होगा, इसको निकलना आसान होगा, मतलब यहाँ पर एनर्जी कम लगेगी एज कंपेयर टू दिस, करेक्ट। यहाँ पर एनर्जी कम लग रही है, मतलब यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो कम लगेगी एज कंपेयर टू दिस, ओके। तो देखो आयोनाइजेशन एनर्जी कम लग रही है एज कंपेयर टू दिस, तो इसलिए नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है देन ऑक्सीजन। देखो नाइट्रोजन की ज्यादा है देन ऑक्सीजन। आगे बात समझ में। वैसे ही सेम तरीके से फास्फोरस की भी ज्यादा होती है सल्फर से, सेम ही रीजन है उसमें भी। अगर आप देखोगे फास्फोरस में भी डिब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, सल्फर में एक डब्बे में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये है एक रीजन। दूसरा रीजन ऐसा है, देखो नाइट्रोजन के पास हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, दिख रहा है आपको 2s2 2p3, राइट। 2s2 के बाद 2p3 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने बोला था हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होते हैं, ओके। अब ऑक्सीजन के पास ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, ओके, 2p4।
ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहेगा क्योंकि इसकी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। ये बोलेगा यार मुझे नहीं लूज करना है, मैं स्टेबल हूं ना, मुझे क्यों तकलीफ दे रहे हो। पर ये जो ऑक्सीजन है ना, ये बोलेगा कि यार चलो मेरा एक इलेक्ट्रॉन तो लेके जाओ, इसके बाद मैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करूंगा, मेरा भी हाफ फील्ड हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, तो चलेगा, मैं तो खुश हूं, मैं तो एग्री करता हूं, चलो थोड़ा सा मैं मेरा इलेक्ट्रॉन देने के लिए आपको सपोर्ट करता हूं। तो क्या होगा, थोड़ा सा कम एनर्जी भी आपने दे दिया तो भी चल जाएगा। तो इसीलिए यहां पर थोड़ा सा कम एनर्जी भी दे दिया तो भी चल रहा है, तो इसीलिए यहां पर जो एनर्जी लग रही है वो थोड़ी कम लग रही है एज कंपेयर टू दिस। अब एनर्जी कम लग रही है मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कम लग रही है एज कंपेयर टू दिस। खत्म। सेम लॉजिक आप सल्फर और फास्फोरस में भी लगा दो। ओके, क्लियर हो गई बात। तो अब इसको थोड़ा आसानी से कैसे याद रख ले, ग्राफ से आप फटाक से याद रख सकते हो इन दो को। तो देखो लिथियम से क्या हो रहा है, दिमाग में चलाना है हमें। लिथियम से नॉर्मल ट्रेंड फॉलो हो रहा है। ओके, लिथियम यहां पर है। ओके, फिर लिथियम से बढ़ रहा है, लिथियम से बढ़ रहा है ओके बेरिलियम तक। ओके, नॉर्मली गड़बड़ कहां हो रही है, बेरिलियम बोरॉन में। ओके, बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन का होना चाहिए था, पर बेरिलियम से बोरॉन का कम है, राइट। तो यहां पर लिथियम का है, यहां पर बेरिलियम का है, पर बोरॉन का कम है थोड़ा बेरिलियम से। ओके, बेरिलियम बोरॉन की गड़बड़ की वजह से। फिर उसके बाद फिर से नॉर्मल हो जाता है, बोरॉन से फिर से बढ़ते जाएगा, कार्बन बढ़ेगा, तो बेरिलियम से भी ज्यादा है कार्बन का। ओके, देखो बेरिलियम से ज्यादा है, बेरिलियम से ज्यादा है कार्बन का। ओके, तो बोरॉन से बढ़ेगा, बोरॉन मतलब यहां से आगे बढ़ते जाएगा और वो बेरिलियम से ज्यादा भी होगा। ओके, क्योंकि नॉर्मल ट्रेंड फॉलो कर रहा है अभी। तो ये हो गया कार्बन। फिर कार्बन के बाद नाइट्रोजन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी नॉर्मल ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में फिर से गड़बड़ हो रही है। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन का ज्यादा नहीं है, ऑक्सीजन का कम है थोड़ा। ओके ओके, इतना कम नहीं कि कार्बन से भी नीचे, पर नाइट्रोजन से थोड़ा कम है। पर फिर से क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीजन से फिर से बढ़ेगा। ओके, सो ऑक्सीजन से फिर से फ्लोरीन तक जाएगा, और फ्लोरीन का ज्यादा होगा नाइट्रोजन से। ओके, देखो ऑर्डर में भी लिखा है, देखो फ्लोरीन का ज्यादा है देन नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ पर सेम फिर से सेम लॉजिक फॉलो होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्लोरीन का ज्यादा होता है नाइट्रोजन से, इसीलिए। ओके, यहाँ पर भी देखो बोरॉन और कार्बन के बाद बोरॉन से ज्यादा कार्बन का होता है, और बेरिलियम से भी ज्यादा होता है कार्बन का, क्योंकि दोनों से भी कार्बन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। यहाँ पर सेम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से भी ज्यादा होता है फ्लोरीन का, क्योंकि दोनों से भी फ्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। ओके, और फिर बाद में नियॉन। ये ग्राफ अगर आप ऐसे याद रख लोगे तो भी बात बन जाएगी। ओके, तो आप फटाफट इसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, चलो इसके लिए भी ऐसे ही सेम ग्राफ बनेगा, बस नाम अलग अलग होंगे। ओके, लिथियम की जगह पर सोडियम, ओके यहां पर बेरिलियम की जगह पर हो जाएगा अपना मैग्नीशियम। ओके, तो ऐसे ही एल्यूमिनियम, ओके फिर सिलिकॉन, फिर यहां पर होगा फॉस्फोरस, फिर यहां पर होगा सल्फर, ओके और फिर यहां पर होगा क्लोरीन, यहां पर होगा आर्गन। ओके, सेम लॉजिक में ही चलेगा ये भी। क्लियर हो गई बात ट्रेंड्स की। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तरफ। ओके, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब क्या है, ये एंथैल्पी चेंज है एक्चुअल में जो अकंपनी होता है। ओके, जो एंथैल्पी चेंज हमें दिखाई देता है, कब दिखाई देता है, कौन से प्रोसेस में दिखाई देता है, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन को आप चिपका रहे हैं टू अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। ओके, तो हम लोग गैसियस एटम को आइसोलेट कर रहे हैं, मतलब गैसियस मतलब एटम को आइसोलेट कर रहे हैं, गैसियस स्टेट में लेके आ रहे हैं, और फिर ऐसे न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में हम लोग इलेक्ट्रॉन को चिपका रहे हैं, और तब ओके तब जो भी एंथैल्पी चेंज है, मतलब एंथैल्पी चेंज मतलब एक तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी या फिर एनर्जी रिलीज हो रही होगी, तो ये जो चेंज है इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, ये होता है, ये होने के बाद क्या होता है, हमारा न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम जो होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू नेगेटिव आयन, गैसियस नेगेटिव आयन। ओके, सिंपल सी चीज है ना, उल्टा है, उल्टा नहीं मतलब ये जो प्रोसेस है यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, इसलिए उल्टा बोला मैंने। पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तब जरूरी नहीं है कि एनर्जी सिर्फ एब्जॉर्ब ही हो या रिलीज ही हो, वो डिपेंड करता है। अब देखेंगे, देखो अब इसमें ना पहले उस चीज को देखने से पहले ये समझ लेते हैं कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है ना, ये हमें दिखाती है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन ऐड करने की प्रोसेस है वो आसान है या मुश्किल है। ओके, तो अगर देखो एंथैल्पी की वैल्यू जो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू अगर ज्यादा नेगेटिव होगी, ओके तो इसका मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है। नेगेटिव मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, बहुत ज्यादा नेगेटिव मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब प्रोसेस काफी आसान है, क्योंकि प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, एनर्जी लग नहीं रही, एनर्जी देनी नहीं पड़ रही है,
इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर खुद एटम एनर्जी दे रहा है। ओके, और बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहा है मतलब वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहा है, खुद कम एनर्जी खुद के पास रख रहा है, खुद कम एनर्जी वाले लेवल पर जा रहा है। ओके, तो इसीलिए बहुत ज्यादा नेगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा आसान है इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। ओके, थोड़ा कम नेगेटिव होगी, ओके, तो थोड़ा कम आसान है, और ऐसे ही नेगेटिव नेगेटिव होते होते पॉजिटिव ही हो गई तो भाई मुश्किल हो रहा है। ओके, मुश्किल हो रहा है, ओके, डिफिकल्ट है इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। क्लियर हो गई बात? ज्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव हो रहा है मतलब थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और पॉजिटिव हो गया तो मुश्किल हो रहा है इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। सारे एलिमेंट्स के केस में ओके, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एनर्जी रिलीज ही हो, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में, ओके, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तब एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो डिपेंड करता है पर्टिकुलर एलिमेंट पर कि भाई जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ओके, वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड होने के टाइम पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, या फिर एक्सोथर्मिक होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होने के टाइम पर एनर्जी रिलीज हो रही है। ये डिपेंड करता है, ओके, तो एलिमेंट पर डिपेंड करता है। तो मोस्टली बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तब एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो एंथैल्पी नेगेटिव होगी। एग्जांपल है ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स। ओके, इनको देखो, अब इनको सिर्फ सख्त जरूरत होती है बस एक इलेक्ट्रॉन की, राइट? देखो 2s2 2p5 है, राइट? 1s2 2s2 2p5 अपना फ्लोरीन। ओके, 9, एक इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत है, बस एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो ये हो जाएगा 2p6, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। इसीलिए ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, क्योंकि ये स्टेबल बन रहा है और बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसीलिए आसान बहुत है, ओके, इलेक्ट्रॉन को लेना। तो इसीलिए देखो मैंने बोला था नेगेटिव ज्यादा है, ओके, तो इलेक्ट्रॉन को लेना आसान है, तो इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पीज ज्यादा नेगेटिव होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर लेते हैं और स्टेबल बन जाते हैं। स्टेबल स्टेट में इनके पास बहुत कम एनर्जी होती है। ओके, तो ये ज्यादा एनर्जी वाला स्टेट है, ये कम एनर्जी वाला स्टेट है, तो ज्यादा से कम कैसे जाएगा, एनर्जी दे के। तो इसीलिए बहुत ज्यादा एनर्जी दे देते और बहुत ज्यादा कम एनर्जी पाते जाते। तो कम एनर्जी वाला, जो बहुत ज्यादा कम एनर्जी वाला उनका स्टेट है, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, क्योंकि हमको पता है स्टेबिलिटी एनर्जी से कैसे रिलेशन में है। स्टेबिलिटी तब बहुत ज्यादा होती है जब एनर्जी बहुत कम होती है। ओके, क्लियर हो गई ये बात? अब नोबल गैसेस की बात करेंगे जिनके पास फुल्ली फिल्ड शेल्स होते। अब देखो जैसे नियॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसकी तो भूख मिट गई है इलेक्ट्रॉन्स की, इसकी शेल में 8 ही बैठ सकते हैं, बस बोल रहा है बस मुझे और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, क्योंकि ये इस स्टेट में जो है बहुत बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत इसकी कम एनर्जी है। ओके, पर जब इलेक्ट्रॉन इसमें अगर ऐड करना होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो अब बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तो ये रेजिस्ट करेगा इलेक्ट्रॉन एडिशन के लिए। मैं बोलेगा मत करो इलेक्ट्रॉन ऐड, मैं पहले से ही बहुत अच्छा सा स्टेबल हूं, मेरे में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा, तो ये रेजिस्ट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा ना, इसीलिए फिर रेजिस्ट करेगा, तो हम लोग को जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, भाई साहब ले लो प्लीज प्लीज प्लीज। तो इसीलिए एनर्जी देनी पड़ रही है, इसीलिए क्या होगा, एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। ओके, समझ में आ गया? अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड जो है ना वो इतना सिस्टमैटिक नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका ट्रेंड। ओके, है इंपॉर्टेंट पर सिस्टमैटिक नहीं है अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप। ओके, तो एक जनरल ट्रेंड क्या हम लोग देख सकते हैं कि अक्रॉस द पीरियड हम लोग जब जाते हैं, ओके, ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मोर एंड मोर नेगेटिव होती जाती है, मोर एंड मोर नेगेटिव। ओके, कैसे देखो, अब इसका रीजन क्या है, देखो हम लोग को पता है अक्रॉस द पीरियड हम लोग जब जाते हैं तब क्या होता है, साइज कम 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 होते जाता है, राइट? तो साइज ऐसा है, छोटा 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 कम कम होते जाता है अक्रॉस द पीरियड। तो जो ऐड होने वाला इलेक्ट्रॉन है, ओके, वो अंदर 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 मतलब न्यूक्लियस के करीब 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 ऐड होता जाता है, और जब ऐसा होता है तब एनर्जी ज्यादा ज्यादा रिलीज होती है। अब ज्यादा ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसका मतलब मोर एंड मोर नेगेटिव हो जाएगी। आगे बात समझ में? ओके, क्यों ऐसा हो रहा है मैंने बताया, क्योंकि एटॉमिक साइज कम कम हो रही है, और रीजन भी मैंने बताया। ओके, वैसे ही लेस नेगेटिव क्यों हो रही है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तब हमको पता है डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। तो जब इलेक्ट्रॉन जो ऐड होगा, ओके, एडेड इलेक्ट्रॉन होगा, दूर दूर जाएगा। देखो यहां पर जा रहा है एडेड इलेक्ट्रॉन, सपोज यहां पर जा रहा है, यहां पर जा रहा है, यहां पर जा रहा है, तो न्यूक्लियस से दूर दूर जा रहा है। और जब न्यूक्लियस से दूर दूर जब इलेक्ट्रॉन जाता है ना एडेड वाला, तब जब एनर्जी, तब जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है ना, वो जितना ज्यादा दूर दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन, एडेड इलेक्ट्रॉन, उतनी कम कम एनर्जी रिलीज होगी। ये याद रखना है आपको। ओके, तो कम कम एनर्जी रिलीज होगी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी लेस एंड लेस एंड लेस एंड लेस नेगेटिव होते जाएगी। सिंपल सा लॉजिक। ओके, अब इसमें एक एक्सेप्शन है, छोटा सा एक्सेप्शन। ओके, जो
यहां पर डाउन द ग्रुप वाले केस में, ओके। बाकी के एक्सेप्शनल चीजें हम लोग पढ़ेंगे नहीं यहां पर। ये जो एक्सेप्शन है ये हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ओके। कि भाई साहब होता क्या है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज है, ओके, ये जो है ना वो लेस नेगेटिव है देन सल्फर एंड क्लोरीन, ओके, लेस नेगेटिव। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, ओके। इसका मतलब लेस है ऐसे नहीं है, लेस नेगेटिव बोला जा रहा है, ओके। तो ये थोड़ा लेस नेगेटिव मोर पॉजिटिव, ये लेस नेगेटिव है या फिर मोर नेगेटिव है, यही चीज बस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आपका शायद दिमाग थोड़ा खराब कर दे, पर इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले, कि क्या है लेस नेगेटिव मतलब, नंबर लाइन याद रखना है बस। लेस नेगेटिव मतलब यहां पर पीछे पीछे -1 -2 ऐसे लेस नेगेटिव। मोर नेगेटिव मतलब यहां पर आगे आगे, ओके। पॉजिटिव मतलब आपने को पता ही है, ओके। तो अब क्या है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज है ये कम नेगेटिव है देन सल्फर एंड क्लोरीन। अब ऐसा क्यों है, इसका मतलब हो क्या रहा है, देखो ऑक्सीजन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, ओके, और फ्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, ओके, दोनों के केस में भी अब ध्यान देना, तो फ्लोरीन में है अपना 1s2 2s2 2p5, ओके, और ऑक्सीजन में भी क्या है 1s2 2s2 2p4, ओके। तो एडेड इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, फ्लोरीन में 2p में जाएगा, करेक्ट, तो 2p6 हो जाएगा। एडेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में किस में जाएगा, 2p में जाएगा, ओके। ऐसे ही अगर आप क्लोरीन का देखोगे और सल्फर का देखोगे, ओके, तो मैंने शायद उल्टा लिख दिया, ये आगे आ जाएंगे, ओके, पर समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। तो क्लोरीन के केस में यहां पर नियॉन और फिर बाद में 3s2 3p5, ओके, यहां पर भी नियॉन और फिर बाद में 3s2 3p4। तो एडेड इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, ओके, 3p में जा रहा है, इसमें भी एडेड इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 3p में जा रहा है। यही इसका सॉल्यूशन है। देखो 2p में जा रहा है ना, तो 2p का शेल का जो साइज है, ओके, ये हम लोग ने पढ़ा है, देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कि जो भी ऑर्बिटल्स है, ओके, तो सपोज यहां पर ऐसा है, देखो 2p 3p 4p या फिर 1s 2s 3s। अगर पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात की जाए, जैसे जैसे हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा रहे, मतलब उस ऑर्बिटल बड़े वाले शेल का ले रहे और बड़े वाले शेल का ले रहे और बड़े वाले शेल का ले रहे, तो क्या हो रहा है, साइज बढ़ता है। तो ऐसे यहां पर भी देखो p ऑर्बिटल की बात चल रही है, सेकंड शेल का लिया और बड़े वाले शेल का लिया थर्ड और बड़े वाले शेल का लिया फोर्थ, तो साइज बढ़ रहा है, ओके। तो मतलब 2p का साइज जितना है, ओके, सपोज ये 2p है, ओके, ऐसे ऐसे होता है, बरोबर, 2px ये है, 2py ये है और 2pz ये है, तो 3p का क्या होगा, साइज और बड़ा होगा, ऐसे। आ गई बात समझ में? तो हो क्या रहा है, फ्लोरीन के केस में और ऑक्सीजन के केस में इस 2p में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जिसमें साइज कम है, तो ऑलरेडी इसमें 5-5 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, तो दोनों के केस में भी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन भरे हुए और एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से ना जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है ना, उसका आना बहुत ज्यादा स्वागत नहीं किया जाता, मतलब उसका जो ऐड होना है ना वो आसान नहीं होता। क्लियर हो गई बात? तो ऐड होना अगर इनके केस में आसान नहीं है एज कंपेयर टू इनके केस में, क्यों? क्योंकि यहां पर देखो थोड़ा स्वागत हो जाएगा इस एडेड इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ऑर्बिटल का जरा शेप मतलब साइज बड़ा है, ओके, साइज बड़ा है, तो एडेड इलेक्ट्रॉन जो है और एग्जिस्टिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पी ऑर्बिटल में, उनमें थोड़ा रिपल्शन कम होगा इस केस में एज कंपेयर टू दिस। यहां पर रिपल्शन ज्यादा है, यहां पर रिपल्शन कम है, तो यहां पर रिपल्शन ज्यादा है, इसीलिए ऐड होना मुश्किल है एज कंपेयर टू दिस। अब देखो फ्लोरीन में ऐड होना मुश्किल है एज कंपेयर टू क्लोरीन, ठीक है, चलो मुश्किल है एज कंपेयर टू क्लोरीन। ऑक्सीजन में भी ऐड होना मुश्किल है एज कंपेयर टू सल्फर। अब देखो मुश्किल है मतलब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कैसी होगी, कम नेगेटिव होगी, क्योंकि मुश्किल है मतलब कम एनर्जी रिलीज होगी, कम एनर्जी ना, यहां पर भी मुश्किल है मतलब कम एनर्जी, यहां पर इसके कंपैरिजन में कम एनर्जी, तो कम एनर्जी मतलब लेस नेगेटिव, राइट। तो फ्लोरीन का लेस नेगेटिव है देन क्लोरीन, ओके, फ्लोरीन लेस नेगेटिव देन क्लोरीन, ऑक्सीजन लेस नेगेटिव देन सल्फर। आगे बात समझ में? ये एक्सेप्शन क्यों है आप ध्यान से देखो ना, हम लोग ने क्या पढ़ा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसे रखो, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, ओके, आगे जो भी है एलिमेंट्स, ओके, टेलुरियम पोलोनियम, इनमें नहीं जाना है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, यहां पर तो डाउन द ग्रुप हम लोग ने क्या देखा था, लेस नेगेटिव होती है, ओके। तो ऑक्सीजन से हम लोग सल्फर पे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होंगी लेस नेगेटिव होंगी। इसका मतलब ऑक्सीजन की सपोज अगर -20 है तो सल्फर की होगी -17, ओके। फ्लोरीन की अगर सपोज -30 है तो क्लोरीन की होगी -15, ऐसे कुछ, मैंने नंबर्स ही ले रहा हूं सिर्फ। अब हो क्या रहा है देखो, अकॉर्डिंग टू आपने जनरली ट्रेंड क्या बता रहा है, लेस नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब टुवर्ड्स पॉजिटिव। अब एक्सेप्शन क्या है हमारा,
ये लेस नेगेटिव नहीं है, ये मोर नेगेटिव हो रही है। ओके, यहां पर ऑक्सीजन की लेस नेगेटिव है देन सल्फर। देखो ऑक्सीजन की है लेस नेगेटिव देन सल्फर, मतलब सपोज ऑक्सीजन की है -15, सल्फर की है -20। ओके, ऐसे तो वो कह रहा है ऑक्सीजन से सल्फर जा रहे तो मोर नेगेटिव हो रही है, पर ट्रेंड क्या बता रहा है, लेस नेगेटिव होनी चाहिए थी, तो इसीलिए ये एक्सेप्शन था। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गई? ओके, चलो आप समझते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये एक क्वालिटेटिव मेजर है किसका, एटम के एबिलिटी का। ओके, अब ये कौन सी एबिलिटी की बात चल रही है, उस एबिलिटी की बात जिसमें एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओके केमिकल कंपाउंड में खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है। ओके, कौन सी एबिलिटी, केमिकल कंपाउंड में अट्रैक्ट करता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ। ओके, जैसे कि सपोज अगर मैं ए और बी ले रहा हूं, तो ये जो हमारा ए है इसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर बोलूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है इसकी, तो ये अगर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन दोनों के बीच में, ओके कोवेलेंट बॉन्डिंग बन रही है, तो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ए की एबिलिटी कितनी है टू पुल टुवर्ड्स इटसेल्फ, उसी को कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसी तरह से बी की एबिलिटी कितनी है टू पुल दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, टू अट्रैक्ट दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो खुद की तरफ पुल कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा, सिंपल सा लॉजिक है। ओके, अब ये जो क्वालिटेटिव मेजर है, ओके क्वालिटेटिव है, ओके हम लोग बस बोल सकते कि इसकी ज्यादा है इससे, ऐसे क्वांटिटेटिवली नहीं बता सकते भाई इतनी ज्यादा है, नंबर में नहीं बता सकते, ज्यादा है बता सकते, पर अब क्वांटिटेटिव मेजरमेंट तो हमें चाहिए ही ना कुछ बताने के लिए कि भाई इसकी ज्यादा इससे इतनी है, तो फिर इसीलिए क्या किया गया, मेजरेबल प्रॉपर्टी तो है नहीं है कि भाई इसकी 10 है इसकी 20 है ऐसी, पर फिर भी कुछ स्केल्स तैयार किए गए ताकि हम लोग थोड़ा आसानी से पढ़ सके इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को एक दूसरे के रिलेशन में। ओके, तो क्या किया, न्यूमेरिकल स्केल्स बनाए गए बहुत सारे, पॉलिंग स्केल, ये म्यूलिकन्स जैफे स्केल, अल्फ्रेड रॉशॉ स्केल। ओके, तो इन स्केल्स की मदद से हम लोग ने थोड़ा सीखना समझ लिया, मतलब सीखना हमको आसान हो गया, पर हम लोग यहाँ पर सिर्फ पॉलिंग स्केल को देखेंगे। ओके, तो पॉलिंग स्केल में पॉलिंग ने क्या किया, ओके ये मोस्ट वाइडली यूज्ड है इसीलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। अब पॉलिंग ने ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू दे दी, ओके सबसे ज्यादा वैल्यू उसने फ्लोरीन को दे दी, ओके क्योंकि ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसने ऐसा बोल दिया, इसकी जो ताकत है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ केमिकल कंपाउंड वो सबसे ज्यादा है सारे एलिमेंट्स में। ओके, तो इसको 4 की वैल्यू दे दी, और वैसे ही बाकी के एलिमेंट्स के लिए फिर उसने रिस्पेक्टिव वैल्यू उनको दे दी। ओके, ये थी। तो अक्रॉस द पीरियड अगर आप देखोगे, ओके यहाँ पर ही ट्रेंड में ही, अब ट्रेंड भी यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो आप, अक्रॉस द पीरियड देख रहे हो तो क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज बढ़ रही है। ओके, डाउन द ग्रुप आ रहे तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज कम हो रही है। ओके, ये 2 एग्जांपल्स हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो ट्रेंड में समझो, और उससे पहले हम लोग एक बात समझ लेते हैं। ओके, ट्रेंड्स को समझने पहले कि कोई भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, जो वो होगी ना वो फिक्स्ड नहीं होगी। क्यों भाई, देखो अगर पर्टिकुलर एलिमेंट ए एलिमेंट बी के साथ जुड़ा हुआ है, ओके जिसके सपोज हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है क्लोरीन के साथ, ओके तो यहां पर ओके इन दोनों के कंपैरिजन में किसकी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा होगी, ओके वो एबिलिटी वो अट्रैक्ट करेगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहां पर देखो क्लोरीन की ज्यादा है एबिलिटी टू अट्रैक्ट देन हाइड्रोजन। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज को आप देखोगे तो क्लोरीन की ज्यादा दिखेगी आपको, क्लोरीन की कितनी है 3। ओके, हाइड्रोजन की कितनी है, हाइड्रोजन की रफली अराउंड 2.1 होती है। ओके, यहाँ पर हमें नहीं दी गई है पर मैं बताता हूँ आपको, हाइड्रोजन की रफली अराउंड 2.1 कुछ होती है। ओके, तो इसकी 2.1 है, इसकी 3 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इसकी तरफ खींच लेगा, करेक्ट। पर अब यही हाइड्रोजन अगर आप लिथियम के साथ जोड़ दोगे, ओके ऐसा LiH करके, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अब लिथियम से ज्यादा है हाइड्रोजन की, देखो 2.1, लिथियम की देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी 1, करेक्ट। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये हाइड्रोजन की तरफ जाएगा। ओके, तो इसीलिए देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट। ओके, वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो डिपेंड करेगी कि वो कौन से दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। आगे बात समझ में? ओके, अगर वो ऐसे एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे, तो वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। मेरा बताने का मतलब ये है कि इन वैल्यूज को मत देखना, ओके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखना, मतलब इसकी एबिलिटी और इसकी एबिलिटी के कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर इसकी एबिलिटी और इसकी एबिलिटी के कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है देन क्लोरीन, यहाँ पर इसी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है देन लिथियम। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जिस एटम के साथ बाउंड हो रहे हैं
उसके ऊपर भी डिपेंड करती है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी एबिलिटी टू खींचना द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि अगर सामने वाले की एबिलिटी ज्यादा होगी टू पुल द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इनकी एबिलिटी कम हो जाएगी, राइट। अगर सामने वाले की कम होगी तो इनकी एबिलिटी ज्यादा दिखाई देगी हमें। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गई। अब ट्रेंड्स देखेंगे तो हम लोग ने देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही थी अक्रॉस द पीरियड और डिक्रीज हो रही थी डाउन द ग्रुप। ऐसा क्यों हो रहा था? देखो साइज से ही सब खेल शुरू होता है। अब देखो अक्रॉस द पीरियड साइज छोटा 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 हो रहा था ना, राइट। ऐसा था बड़ा बड़ा, तो साइज छोटा 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 होते गया। ऐसे मैं बता रहा हूं आपको, ओके, रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो कम 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 होते गया, साइज कम कम होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन करीब 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 आएगा न्यूक्लियस के। ये हमारा न्यूक्लियस है सपोज, ओके, तो न्यूक्लियस के करीब 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 आएगा। तो जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहां से होते हैं? वो आउटर मोस्ट वाले शेल से ही इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होती है ना, वही इन्वॉल्व होते हैं शेयरिंग में, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स ये तो करीब करीब आ रहे, राइट। तो जो शेड पेयर्स है वो उसकी अट्रैक्शन बढ़ते 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 जाएगी। अब ये दूसरे के साथ जब केमिकल कंपाउंड बना रहा है तो शेड पेयर्स करीब 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 जा रहे हैं ना, राइट। जैसे हम लोग अक्रॉस द पीरियड जा रहे थे, शेड पेयर्स करीब करीब जाएंगे तो अट्रैक्शन जो होगा वो ज्यादा ज्यादा होगा, राइट। तो अट्रैक्शन ज्यादा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ओके। वैसे ही डाउन द ग्रुप जाएंगे तब क्या होता है, साइज बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, राइट। तो जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी दूर दूर चले जाएंगे, राइट। तो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर जाएंगे तो इनकी एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम 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 होती जाएगी। आगे बात समझ में, तो इसीलिए डिक्रीजेस, ओके। अब मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं। अब मेटालिक प्रॉपर्टी मतलब देखो मेटल्स की प्रॉपर्टी जो होती है ना, ओके। मेटालिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? देखो मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, टू लूज द इलेक्ट्रॉन, ओके। तो मेटालिक प्रॉपर्टी मतलब टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, ओके। और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी मतलब नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है टू गेन द इलेक्ट्रॉन। अब ये मैं ऐसे ऊपर ऊपर हवा में नहीं बोल रहा हूं, देखो आप खुद भी देखो, सोडियम, मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम, ये सारे मेटल्स ही है, ओके। या फिर आप पोटेशियम पकड़ लो, कैल्शियम पकड़ लो, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आप अगर देखोगे, ओके, तो यहाँ पर देखो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, ओके। तो ये एक इलेक्ट्रॉन देख के खुश हो जाता है, नियॉन बन जाता है। यहाँ पर पोटेशियम में भी देखो एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देख के खुश हो जाता है, ओके। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का मिल जाता है इसको। ये दो इलेक्ट्रॉन देख के खुश हो जाता है, नियॉन बन जाता है। ये दो इलेक्ट्रॉन देख के खुश हो जाता है, आर्गन बन जाता है। तो इनकी खुशी कहाँ है? दो इलेक्ट्रॉन, इनकी खुशी है इलेक्ट्रॉन लूज करने में। इलेक्ट्रॉन लूज करके ये क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, ओके। और इलेक्ट्रॉन लूज करके ही ये रिएक्ट भी करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कोई दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ओके। तो इस चक्कर में ये खुद इलेक्ट्रॉन लूज करे तो ये भी स्टेबल हो रहा है। कोई दूसरा एटम जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वो गेन कर लेता है, जैसे कि क्लोरीन सपोज, ओके। इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन ने वो ले लिया। तो ये क्या हो रहा है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद Na+ बन गया, ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Cl- बन गया, Na+ Cl- में अट्रैक्शन हो गया, रिएक्ट कर लिया ये लोग ने, NaCl बन गए, ओके। तो रिएक्ट भी कैसे करते हैं ये, ओके, बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स। क्लियर हो गई बात। और इनकी जैसे होती है टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, ताकि ये लूज करके स्टेबल भी बन जाते हैं, ओके, और रिएक्ट भी करते हैं। इसी तरह से नॉन मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, टू गेन द इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके, जैसे कि देखो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ओके, तो ये स्टेबल भी बन गया और वैसे भी रिएक्ट भी कर रहा है वो, ओके। सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड बन रहा है, तो इसीलिए इनकी टेंडेंसी होती है टू गेन द इलेक्ट्रॉन। अब ये जो नॉन मेटालिक और मेटालिक प्रॉपर्टीज है, इनका कैसा वेरिएशन हो रहा है, देखो अक्रॉस द पीरियड, या फिर मतलब इनका कैसे वेरिएशन हो रहा है पीरियोडिक टेबल में। तो हम लोग यहाँ पर अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप नहीं देख रहे, ओके। आप अगर देखोगे तो अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप भी हम लोग देख लेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऐसे क्यों एरोज लगाए हुए हैं, ओके। तो देखो अक्रॉस द पीरियड हम लोग जब जाते हैं, ध्यान देना मेटालिक प्रॉपर्टीज की तरफ पहले, ओके। तो अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तब क्या होता है, देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके। यहाँ पर उन्होंने एक बॉक्स शायद गायब कर दिया है, ओके, टेबल में। तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर नियॉन, ओके। आप यहाँ पर लिख देते हैं नियॉन। तो ऐसे हम लोग अक्रॉस द पीरियड जब जा रहे हैं तब ध्यान देना, अगर टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है तो इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अगर टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन घट रही है तो मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है। अब टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन किससे हम लोग रिलेट कर पाएंगे, देखो टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन मतलब इच्छा इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और वो ज्यादा हो रही है, मतलब आसानी से हो रही है। टेंडेंसी मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है, तो अच्छी बात है। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है और वैसे ही ज्यादा आसानी से दान हो रहा है, तो मतलब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। इसको हम लोग रिलेट करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी से, क्योंकि यही हमें बता पाएगी ना कि भाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रही है कम हो रही है, मतलब ईज टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है। किससे पता चलेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। कैसे, देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमें क्या बताती है,
कितनी एनर्जी लगती है टू लूज द इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो अगर कम कम एनर्जी लग रही है टू लूज द इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। आगे बात समझ में, कम कम एनर्जी में। तो अब हम लोग अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का एक बार सिर्फ ट्रेंड मतलब याद कर लेते हैं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अक्रॉस द पीरियड ट्रेंड क्या थी? ओके, अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही थी क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, राइट। तो अक्रॉस द पीरियड अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन का लूज होना का ईज जो है वो कम कम हो रहा है क्योंकि ज्यादा एनर्जी लग रही है इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन का ईज जो है टू लूज होना कम कम हो रहा है, इसका मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन भी कम कम हो रही है। टेंडेंसी कम कम हो रही है मतलब मेटालिक कैरेक्टर कम कम हो रहा है। ओके, इसी तरह से आप डाउन द ग्रुप जब जाओगे तब क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। अब इसका रीजन नहीं बताऊंगा, हम लोग ने पढ़ लिया है। अगर ये डिक्रीज हो रही है तो होता क्या है? ओके, इसका मतलब टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है क्योंकि कम कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जा रहे हैं। तो टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। ओके, इंक्रीज हो रहा है मतलब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब इसी को देखो मेटालिक कैरेक्टर को कैसे डिनोट किया गया है। ओके, नीचे जा रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है, इस तरफ जा रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर कम कम हो रहा है, करेक्ट। तो देखो मेटालिक कैरेक्टर कैसे दिखाई दे रहा है, यहां पर देखो, यहां पर मेटालिक कैरेक्टर सबसे हाईएस्ट है, ओके, यहां पर, और यहां पर वो सबसे लोएस्ट है। ठीक है, लोएस्ट हाईएस्ट समझ में आ गया अक्रॉस द पीरियड। अब डाउन द ग्रुप, यहां पर डाउन द ग्रुप में सबसे लोएस्ट है, ओके, क्योंकि यहां पर देखो कम है और फिर बाद में नीचे नीचे जा रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो यहां पर सबसे हाईएस्ट है। ओके, सो लोएस्ट से हाईएस्ट, देखो यहां पर लोएस्ट है, लोएस्ट से ऐसे हाईएस्ट तक आ रहा है। आ गई बात समझ में? तो इसीलिए ऐसा एरो है ये। ओके, क्लियर हो गई? लोएस्ट से हाईएस्ट ऐसे, क्योंकि यहां से लोएस्ट टू हाईएस्ट जा रहा है और यहां से भी लोएस्ट टू हाईएस्ट जा रहा है। ओके, तो ये यहां पर इस तरफ सबसे हाईएस्ट वैल्यूज यहां पर है, वहां पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू, सबसे लोएस्ट वैल्यू वहां पर है, तो इसलिए हम लोग लोएस्ट टू हाईएस्ट ऐसे एरो करके दिखा रहे हैं। ओके, अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर समझते हैं। ओके, अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर में देखो उल्टा, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर हमें क्या कौन बताएगा? ओके, नॉन मेटालिक कैरेक्टर मतलब टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। अब ये हमें पता चल सकती है विद द हेल्प ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी से भी पता चल सकती है हमें। ओके, पर हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी इस्तेमाल करेंगे तो भी हमें पता चल जाएगी। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमें क्या बताती है? इट इज द मेजर, वो बताती है हमें, इट इज द मेजर विच टेल्स अस द ईज विथ विच द इलेक्ट्रॉन इज एडेड, राइट। तो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है ये हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बता सकती है। ज्यादा नेगेटिव होगी वैल्यू, ओके, तो बहुत आसान है। ओके, ये पढ़ा था हम लोग ने, लेस नेगेटिव होगी तो थोड़ा कम आसान हो रहा है, पॉजिटिव हो गई तो और भी कम आसान है। आगे बात, तो अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वेरिएशन देख रहे थे तो अक्रॉस द पीरियड कैसा था? मोर नेगेटिव हो रही थी, राइट। अभी देखा था हम लोग ने थोड़ी देर पहले, मोर नेगेटिव अक्रॉस द पीरियड। ओके, और डाउन द ग्रुप क्या हो रही थी? लेस नेगेटिव हो रही थी। ओके, अब मोर एंड मोर नेगेटिव हो रही है मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन करना आसान हो रहा है, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन का गेन करना अगर आसान हो रहा है तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। और वैसे ही डाउन द ग्रुप ये लेस एंड लेस नेगेटिव हो रही है तो मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन करना कम आसान हो रहा है। कम आसान मतलब टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन कम हो रही है, राइट। तो कम अगर हो रही है तो इसका मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर यहां पर घट रहा है डाउन द ग्रुप। ओके, तो इसका मतलब यहां पर, ओके, नॉन मेटालिक यहां से यहां बढ़ रहा है ना नॉन मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट, तो यहां पर सबसे लोएस्ट है। ओके, यहां पर बढ़ रहे बढ़ते यहां पर सबसे हाईएस्ट हो जाता है। ओके, अब डाउन द ग्रुप में देखो यहां पर सबसे हाईएस्ट है, देखो। ओके, नॉन मेटालिक कैरेक्टर नीचे कम हो रहा है ना, तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप में यहां पर सबसे हाईएस्ट है और नीचे लोएस्ट है। तो देखो यहां पर हाईएस्ट है, यहां पर भी हाईएस्ट है, तो इंक्रीज तो हाईएस्ट से हाईएस्ट ऐसा नहीं हम लोग ने दिखाया। सबसे लोएस्ट कहां पर है? यहां पर है, देखो ये जो हाईएस्ट है ना ये लोएस्ट बोल रहे हैं हम लोग अक्रॉस द पीरियड को। ओके, पर डाउन द ग्रुप में ये जो लोएस्ट है यही हाईएस्ट हो रहा है। ओके, डाउन द ग्रुप में ये जो लोएस्ट है ना वैल्यूज, इनको हम लोग हाईएस्ट बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो सबसे कम नहीं है, सबसे कम कौन सी है? ये है। आगे बात समझ में? तो सबसे कम से लेके सबसे ज्यादा यहां पर। ओके, तो सबसे कम से देखो सबसे ज्यादा यहां पर। क्लियर हो गई बात? थोड़ा समझना टेढ़ी चीज थी, पर मैंने दोनों भी ट्रेंड्स बताए ताकि आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए। ओके, अब यहां से आगे वाले टॉपिक आप
खुद टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो हम लोग फटाफट क्विकली गो थ्रू करते हैं उन टॉपिक से। तो वैलेंस मतलब सिंपली होती है वैलेंसी, ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे, राइट। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मतलब एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में वैलेंसी क्या होती है ये भी हमको पता है, बचपन से हम लोग यही देख रहे कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ये होती है वैलेंसी। या फिर अगर वो वैलेंसी नहीं होगी तो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल जितने होते हैं उसमें से 8 माइनस कर दो, सिंपल। ओके, फिर पीरियोडिक अगर ट्रेंड देखा जाए वैलेंसी में, ओके, एलिमेंट्स के, तो कैसे हम लोग समझ सकते हैं? फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड और फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड से। आप देखो फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स, सारे ग्रुप में आपको जो हाइड्राइड्स मिलेंगे फॉर्मूला एकदम डिट्टो सेम होगा। वैसे फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स में भी देखोगे यहाँ पर, तो सारे ग्रुप्स में जो आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं उनके ऑक्साइड्स भी आपको एकदम अच्छे से सेम मिलेंगे, ओके, फॉर्मूलाज उनको सेम मिलेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंस जो होता है या फिर वैलेंसी जो होती है, ये आप अगर आप अब 11th-12th में आप ज्यादा सुनोगे ही नहीं इस चीज को, इस टर्म को सुनोगे ही नहीं, ऐसे में बोल रहा हूं आपको, देखो, क्योंकि इसी का मॉडिफाइड टर्म मॉडर्न वर्जन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ओके। यहां से आगे आप ऑक्सीडेशन स्टेट सुनोगे सब जगह पर, ओके। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? सिंपली किसी भी केमिकल कंपाउंड में, किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में अगर उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है ये हमें जानना है, तो सिंपली उस एलिमेंट का चार्ज होता है, ओके। पर हाँ, ऐसे ही चार्ज नहीं, चार्ज होता है, ओके, उस एलिमेंट के एटम का, और वो चार्ज वो अक्वायर करता है या फिर उस चार्ज उसके पास होता है बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडरेशन, ओके, जो कि बाकी के एटम्स की होती है इन दैट मॉलिक्यूल, ओके। तो इसका मतलब है सपोज कोई भी कंपाउंड है हमारा, ओके, तो उसके ऊपर उसमें अगर पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम जो है उसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है, वो चार्ज हम लोग लगाते हैं दूसरे उसी मॉलिक्यूल में जो दूसरा एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर लगाते हैं। अब ये जो चीज है ना थोड़ी टेढ़ी है, ओके। हमेशा कंपाउंड्स में ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंसेस आते रहते हैं ना, जैसे हम लोग ने देखा कि HCl में और LiH में, देखो हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है LiH में और वहां पर HCl में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसीलिए एक सेट ऑफ रूल्स बनाए दिए गए ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, और उस सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट्स असाइन करते। तो अब ये सेट ऑफ रूल जो है यहाँ पर हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस चैप्टर में दी नहीं है, अच्छे से दी गई हुई है रिडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर में, ओके। 8 चैप्टर में हम लोग देख लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स के रूल्स, ओके, और कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते। एक और बात बता देता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट ही होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ओके। अब एनालिसिस प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, तो आप अगर देखोगे तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, ओके। तो यहां पर 17 तक की बात करते हैं हम लोग, ओके। ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 तक। तो यहां पर आप अगर देखोगे ना, इन ग्रुप्स का पहला जो एलिमेंट होता है, ओके, ये बिलोंग करता है सेकंड पीरियड से, ओके। और ये जो सेकंड पीरियड से बिलोंग करने वाले ये जो एलिमेंट है ना, हर एक ग्रुप का पहला एलिमेंट, ये हर एक ग्रुप के पहले एलिमेंट उस ग्रुप में जो रेस्पेक्टिव बाकी के एलिमेंट्स है ना उनसे उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। मतलब ग्रुप 1 में लिथियम की प्रॉपर्टीज अलग है बाकी के सारे एलिमेंट से, ओके। ग्रुप 2 में मैग्नीशियम की अलग है, सॉरी बेरिलियम की अलग है देन बाकी के सारे एलिमेंट से, ओके। ग्रुप 13 में बोरॉन के अलग है देन बाकी के अलग से, कार्बन के अलग है बाकी से, नाइट्रोजन के अलग है बाकी के एलिमेंट से, ओके, ऑक्सीजन के अलग है बाकी के एलिमेंट से, फ्लोरीन के अलग है बाकी के एलिमेंट से। अब ये ऐसा क्यों है? उनके बाकी के अलग है, मतलब इनके अलग है प्रॉपर्टीज बाकी के एलिमेंट से, इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज को एनोमलस प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ओके। एनोमलस बिहेवियर, टेढ़ा बिहेवियर थोड़ा। अब क्यों है यहाँ पर नहीं देखेंगे हम लोग, हर एक ग्रुप को जब पढ़ेंगे ना तब हम लोग अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग बिल्कुल पढ़ने ही वाले कि ऐसा क्यों हो रहा है, ओके। अब डायगोनल रिलेशनशिप जो है यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है, तो देखो ये भी हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले जो चैप्टर्स है एस ब्लॉक में, ओके। मतलब एस ब्लॉक वाले चैप्टर में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स हम लोग पढ़ने वाले, तब पढ़ेंगे हम लोग कि यहाँ पर देखो लिथियम और मैग्नीशियम, ओके, डायगोनल ही है एक दूसरे से, ओके। तो एक एलिमेंट, ओके, दूसरे वाले पीरियड, एक एलिमेंट उसके नीचे वाला जो पीरियड होता है उसके नीचे वाले पीरियड में आगे वाला जो एलिमेंट होता है, ओके, उसकी और इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर पाई जाती है, ओके। बेरिलियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज भी सिमिलर पाई जाती है, ओके। तो आप यहाँ पर मेटालिक रेडियस देखोगे, देखो लिथियम और मैग्नीशियम का 152, 160 ऑलमोस्ट सिमिलर है। आगे बात समझ में, फिर से देखते थे, चलो लिथियम और मैग्नीशियम का आयनिक रेडियस भी देखो 76, 72 ऑलमोस्ट सिमिलर है, ओके। वैसे ही बेरिलियम और एल्यूमिनियम में भी क्या सिमिलरिटीज है वो भी, और लिथियम और मैग्नीशियम में भी क्या सिमिलरिटीज है, और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे एस ब्लॉक वाले चैप्टर में, ओके। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अब पीरियोडिक ट्रेंड्स और केमिकल रिएक्टिविटी, इनको हम लोग कैसे एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रहे हैं, तो इसके लिए आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की मदद ले सकते हो। अब हमें पता है एक्सट्रीम पर्टिकुलर पीरियड में एक्सट्रीम लेफ्ट वाला जो एलिमेंट होता है, ओके, पर्टिकुलर पीरियड में, यहाँ पर सपोज मैं इस पीरियड की बात कर रहा हूँ, तो एक्सट्रीम लेफ्ट वाला जो एलिमेंट है, एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब मैं ऐसे खड़ा हूं ना तो ये मेरा राइट है ये मेरा लेफ्ट है, तो इसीलिए वो भी ऐसे ही बोलते हैं, ओके। इसको लेफ्ट बोलते हैं लोग, ओके, ऐसे नहीं बोलेंगे, ये इसको लेफ्ट नहीं बोलेंगे, इसको राइट नहीं बोलेंगे, ओके। ये है एक्सट्रीम लेफ्ट,
ओके, अपन जैसे बुक को देखते हैं वैसे ये लोग बोलते हैं लेफ्ट राइट, तो इसीलिए हम लोग लेफ्ट टू राइट ऐसे ही बोलते हैं ना, राइट। तो एक्सट्रीम लेफ्ट में पर्टिकुलर पीरियड में जो भी एलिमेंट है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज कैसी होती है, यहां पर देखो, यहां पर हम लोग ने देखा है। ओके, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। तो यहां पर लेफ्ट में सबसे लोएस्ट होंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, लोएस्ट 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 लोएस्ट। ओके, लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का दान बहुत आसान है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई। अगर टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई, ओके, तो इसका मतलब रिएक्ट करने की टेंडेंसी भी तो ज्यादा है, क्योंकि रिएक्ट भी कैसे करते हैं, लूज करके या फिर गेन करके। ओके, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब रिएक्ट करने की टेंडेंसी भी बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए रिएक्टिविटी यहां पर एक्सट्रीम लेफ्ट में ज्यादा है। वैसे ही एक्सट्रीम राइट में अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, हम लोग अब जब लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं तब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज जो है ना, ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ये ज्यादा नेगेटिव होती जाती है, मोर एंड मोर नेगेटिव, और ये मोस्ट नेगेटिव होती है यहाँ पर देखो ग्रुप 17 में। ओके, यहाँ पर ग्रुप 18 को मत देखना, ग्रुप 17 को देखना। ओके, तो एक्सट्रीम राइट में बोल रहा हूं मैं, पर ग्रुप 17 तक का ही राइट, ग्रुप 18 का मत कंसिडर करना। तो यहां तक हम लोग जब आते हैं तब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज मोर एंड मोर नेगेटिव होती जाती है, और इसकी तो सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है ग्रुप 17 वालों की। इसका मतलब क्या है, मोस्ट नेगेटिव मतलब मोस्ट इजी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, मोस्ट इजी टू गेन द इलेक्ट्रॉन मतलब ये लोग बहुत फटाफट रिएक्ट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि रिएक्ट वैसे ही करते हैं ना, तो गेन करके या फिर लूज करके, मैंने अभी बताया, उनकी गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हाई है, तो ये लोग फटाक से रिएक्ट करेंगे, तो ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। कौन से, एक्सट्रीम राइट वाले भी। ओके, तो देखो पीरियोडिक टेबल में हम लोग को ये ट्रेंड दिख रहा है कि केमिकल रिएक्टिविटी दो एक्सट्रीम्स पर, ओके, दो एक्सट्रीम्स पर हाई है। सिंपल सी बात, यही इसको इसी चीज को समझना था। ओके, लास्ट चीज नेचर ऑफ ऑक्साइड को समझना है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट पर जो भी हमारा एलिमेंट है, ओके, वो जो ऑक्साइड फॉर्म करेगा वो होता है बेसिक, मोस्ट बेसिक। ओके, जैसे कि एग्जांपल है Na2O। एक्सट्रीम राइट पर, ओके, एक्सट्रीम राइट पर जो हमारा एलिमेंट है पीरियड में, ओके, वो जो ऑक्साइड फॉर्म करेगा वो होता है मोस्ट एसिडिक, ओके, Cl2O7। और बीच वाले जो एलिमेंट्स हैं, ओके, वो जो ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे, ओके, वो एक तो हो सकते हैं एम्फोटेरिक या फिर न्यूट्रल। ये बात याद रखना, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस दो बार पूछे गए हैं नीट में। ओके, ये सबसे लास्ट वाला टॉपिक है हमारे चैप्टर का, पर इसी से 2 बार क्वेश्चंस आए हुए। ओके, तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पर यस इंपॉर्टेंट भी है, तो इसीलिए मैंने बोला था इस चैप्टर में पूरे चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। क्लियर हो गई बात, छोटी मोटी सारी चीजें। ओके, तो एम्फोटेरिक हो सकती है या फिर न्यूट्रल हो सकती है। एग्जांपल्स क्या है, Al2O3 या फिर As2O3। न्यूट्रल में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, ये थे एग्जांपल्स। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए। हम लोग ने इस वीडियो में पीरियोडिक ट्रेंड्स की, जो भी पीरियोडिक ट्रेंड्स थे जो शायद समझने के लिए आपको मुश्किल हो सकते थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग ने डिटेल में देखा। जो पीरियोडिक ट्रेंड्स बाकी के थे जो सिंपल से थे, उनमें से हम लोग ने फटाफट गो थ्रू किया, ताकि आपको जिस चीज में शायद दिक्कत आ सकती है वो मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पर। ओके, तो आई होप आपको समझ में आई होंगी चीजें, आपको अच्छा भी लगा होगा, पढ़ने में मजा भी आया होगा। पर ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना। ओके, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। तब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ ग्रेट डे।